बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोलॉजी की बुक का हम चैप्टर 3 स्टार्ट करें, क्लास 9 का। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बेटा इस अगर वर्ड को देखा जाए तो हमारे पास दो वर्ड हैं, बायोस मीन लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकेंड वर्ड हमारे पास आ जाता है बेटा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ स्पीशीज। अब यहाँ पे जो स्पीशीज हैं वो किसकी हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, ये याद रख लेना है। तो इट मीन्स वैरायटी क्या है? वैरायटी किसे कहते हैं? वैरायटी कहते हैं टाइप्स को। देयर आर टू काइंड्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। तादाद कितनी है या कितनी टाइप्स की है। तो यहाँ बात हो रही है टाइप्स की, यानी हमारे पास देखा जाएगा कि कितनी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें सबसे पहले, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो बेटा याद रखिएगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच दैट डील्स, जो डीलिंग करेगी विद साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करेंगे हम किसकी? ऑफ वैराइटीज ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, स्पीशीज़ की, वैराइटीज़ की स्टडी करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी। अच्छा बेटा, बायोडाइवर्सिटी जो है ना, इसकी आगे हमारे पास जो टाइप्स आती हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स, या इसको हम काइंड्स के ज़िम्मे में लिख सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स और टाइप्स, वन इज़ फाना एंड अनदर इज़ फ्लोरा। दो चीज़ें होती हैं, फाना और एक फ्लोरा। बेटा अगर हम बात करें ना, स्टडी ऑफ एनिमल किसे कहते हैं, तो याद रखना उसको फाना नहीं कहते, वो कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज ज़ूलॉजी। अगर हम बात करें फ्लोरा, हम अक्सर कहते हैं सर स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज फ्लोरा, गलत हो जाएगा। स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। तो व्हाट इज अ फाना, व्हाट इज फ्लोरा? व्हाट इज फाना? इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये वर्ड मिस कर देंगे तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स नोन एज फाना। यानी हम ये देखेंगे कि कौन से रीजन में कितनी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ये बायोडाइवर्सिटी का वर्ड निकाल दूँ, यानी ऑफ बायोडाइवर्सिटी निकाल के लिखूँ स्टडी ऑफ एनिमल, तो फिर वो फाना नहीं होगी, वो ज़ूलॉजी होगी। ठीक है, इसी तरह अब फाना की जगह लिख लें फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या है? स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स known as फ्लोरा। अब अर्थ पे, ज़मीन पे कौन से रीजन्स में कितने एनिमल्स या कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसके लिए आप लोगों ने बायोलॉजी की एक ब्रांच पढ़ी थी डिसिप्लिन के अंदर, बायोजियोग्राफी, जिसमें हमने पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने 5 पढ़ी थी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स। ठीक है, वो बायोजियोग्राफी क्या थी? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द रीजन्स ऑफ अर्थ। ज़मीन पे कौन से इलाके हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाए जाते हैं। बेटा यहाँ से 3 MCQs बनते हैं, याद रखिएगा। जो ट्रॉपिक एरियाज होते हैं, रिच स्पीशीज़, यानी यहाँ जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा होती है तादाद में। ठीक है, इसके बाद आते हैं टेम्परेट एरिया। ज़मीन के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पीशीज़ क्या होती हैं? मॉडरेट, बहुत कम पाई जाती हैं, मॉडरेट स्पीशीज़। एंड लास्ट में हमारे पास आते हैं पोलर रीजन्स, जैसे ये अंटार्कटिका, आइस कैप्स, जहाँ पे ग्लेशियर वगैरह होते हैं, यहाँ बर्फ़ के पहाड़ बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वो पोलर एरियाज़ होते हैं। वहाँ पे जो स्पीशीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत कम पाई जाती हैं, तो फ्यूअर स्पीशीज़ रहती हैं।
क्योंकि इतना कम जो टेम्परेचर है वहाँ पे सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो वहाँ कम होंगी। ट्रॉपिक एरियाज़ जहाँ बहुत ज़्यादा पौधे वगैरह हैं, आप देखें जहाँ पे जंगलात वगैरह हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे मैदानी इलाके हो गए, टेम्परेट रीजन्स थोड़े से मतलब जो हैं वो सर्द इलाके हैं, ज़्यादा नहीं, या थोड़े से गर्म इलाके हैं, ज़्यादा नहीं, वहाँ पे क्या है ज़रा स्पीशीज़ कम पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? ट्रॉपिक एरियाज़ में। ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़, तो हमारे पास वो कौन से हैं? ट्रॉपिक एरियाज़। क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है एमसीक्यूज़ का, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़ हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़, तो वो हमारे पास कौन से आएंगे? पोलर रीजन्स। ठीक है, पोलर रीजन्स में क्या होगी? बहुत कम स्पीशीज़ पाई जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एक आर्टिकल आता है, बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी हमें फ़ायदा क्या देता है। इसको सिग्निफिकेंस के नाम से भी पढ़ सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंस के नाम से भी याद कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी आसान लफ्ज़ों में ये है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्यों रखे, उसका फ़ायदा हमें बेनिफिट क्या है। तो बेटा देखा जाए बायोडाइवर्सिटी play a significant role in the life of human being। वो क्या रोल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड प्रोवाइड करती है हमें, ड्रग्स, मेडिसिन प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रियल मटेरियल प्रोवाइड करती है, बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है, मेंटेन इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को क्या करती है? मेंटेन करती है, एंड रीसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या करवाती है? रीसाइकल करवाती है। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। यानी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड। जैसे आप लोग खुद सोचें, हम खाने में क्या क्या खा सकते हैं? हम देखें, हम फ्रूट्स खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं। ये फल कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स, यानी दरख्तों पे फल लगते हैं, वो हम खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हम एज सच फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, स्पेनिश पालक जिसे कहते हैं। ठीक है, पालक खाते हैं हम लोग, साग वगैरह खाते हैं। यानी कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जैसे पोटैटो है, टमाटो है, कैरेट है, ये जितनी सब्जियाँ हैं ये कहाँ से हासिल होती हैं? पौधों से। चिकन हासिल होता है कहाँ से? चिकन से। मीट, बीफ, ये गोश्त वगैरह कहाँ से हासिल होता है? फिश, यानी किससे हासिल होता है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को किसके तौर पर यूज़ करते हैं? फूड। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं। वी ऑब्टेन एग्स, मीट, बीफ। फिर इसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो हमने किस में मेंशन करनी है? एनिमल से। ठीक है, फ्रॉम एनिमल्स। इसमें मिल्क भी आ सकता है। ठीक है, बट हम यूँ मेंशन कर सकते हैं, वी ऑब्टेन फ्रूट्स, सीरियल्स, ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स। ये जितनी दालें वगैरह हैं, चावल, गंदम, ये चीज़ें हैं, सीरियल्स वगैरह, ये जितने फल वगैरह हैं वो हम किससे हासिल करते हैं? प्लांट से। तो ये किसके तौर पर है? हमारी फूड के तौर पर। ठीक है, यानी हमें फूड मिलती है। दूसरा हमने क्या कहा था, हमें क्या मिलती है? ड्रग्स मीन अद्वियात। अच्छा, यहाँ में ना जब भी बात ड्रग्स की होती है ना, तो हमारे जहन में पहला सवाल आता है नशा। लेकिन बेटा हर ड्रग्स होती है ना वो नशावर नहीं होती। ड्रग्स की दो टाइप हैं, एक होती है मेडिसिनल ड्रग, एक होती है एडिक्टिव ड्रग। एक वो ड्रग है जो हम किसी चीज़ के, किसी बीमारी के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन सी है? मेडिसिनल है। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं
या तो हम किसी पर्सन को देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो पर्सन को क्या कर देती हैं, अपना आदी बना लेती हैं। वो कौन सी होती हैं, नशावर अद्वियात या एडिक्टिव ड्रग। तो हम कह सकते हैं मैनी ड्रग्स, बल्कि हेडिंग देंगे ड्रग्स की, तो मैनी ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन, हासिल की जा सकती हैं फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट से और एनिमल से हासिल की जाती है। क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बहुत याद हो जो आप लोगों ने कभी मेडिसिन ऐसी पढ़ी हो। फार्माकोलॉजी में तो बेटा मेडिसिन की स्टडी का नाम है ना, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कोई मेडिसिन आपने ऐसी पढ़ी हो जो एनिमल से या पौधे से हासिल होती है। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 में हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं, आप लोगों ने क्वीना क्वीना प्लांट, प्रोवाइड क्वीनीन। तो क्वीनीन किसके लिए थी, फॉर मलेरिया। और इसी तरह अगर आप लोग एग्जांपल ले लें एनिमल्स की, तो बेटा याद रखें फिश प्रोवाइड कॉड लिवर ऑयल। फिश से हमें क्या मिलता है, कॉड लिवर ऑयल मिलता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉड लिवर ऑयल, बेसिकली ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी बॉडी में जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें मिलते हैं किससे, फिश से। आप लोगों ने शायद सुना हो मछली के कैप्सूल मिलते हैं, वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसकी बोन्स वीक हो जाए वो कैप्सूल दिए जाते हैं। तो हमारा ड्रग का सिलसिला, यानी ड्रग मिल गई, फूड मिल गई, तीसरा क्या था, इंडस्ट्रियल मटीरियल। अच्छा, इंडस्ट्रियल मटीरियल भी कहाँ से मिलेगा हमें, बायोडाइवर्सिटी से। इंडस्ट्रियल मटीरियल में क्या क्या हो सकता है, biodiversity also provide industrial material such as resins, gums, latex, इसके अलावा लेदर, पेपर एक्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिल सकती हैं, इंडस्ट्रियल के लिए मिलेंगी, और मिलेंगी किससे, अदर एनिमल्स या प्लांट्स से। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल पे। बेटा बिल्डिंग मटेरियल कौन सा मिलेगा हमें, अब आप देखें जो हमारे घरों में लकड़ी के दरवाजे होते हैं या विंडोज होती हैं, टेबल होता है, चेयर्स होती हैं, वो एक्चुअली लकड़ी कहाँ से आती है, पौधों से, दरख्तों से। इट मीन्स वो जो प्लांट्स हैं वो हमारे घर का बिल्डिंग मटेरियल बनाने में भी क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल, इसको हम लिख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल सच एज टिम्बर। टिम्बर कहते हैं ये लकड़ी के बड़े बड़े छतीरे होते हैं, जैसे घरों में हमारे पास लोहे का एक गार्डर होता है, वैसे बड़े बड़े छतीरे जो होते हैं लकड़ी के, वो पुराने वक्तों में होते थे, उनको अब क्या बोलते हैं, टिम्बर, जिसको काट के फिर आगे मजीद आजकल जो है ना वो फर्नीचर तैयार किया जाता है। कैन बी ऑब्टेन, इनको हासिल किया जाएगा फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल मटेरियल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ड्रग्स होगी, फूड होगी। इसके अलावा बेटा मेंटेन इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन करेगी। कौन मेंटेन करेगी, बायोडाइवर्सिटी। कैसे इकोसिस्टम को मेंटेन करेगी, अब देखें इकोसिस्टम क्या है बेटा, हमारा जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, वो हमारा क्या है, इकोसिस्टम। ठीक है, जिसमें लिविंग कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग कम्युनिटी दोनों मौजूद होती है। लिविंग में हम लोग जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं, नॉन लिविंग में क्या रहता है, लैंड, सॉइल, एयर, हीट, वाटर, मिनरल्स, ये सारे किस में आ जाते हैं, ए बायोटिक या नॉन लिविंग कम्युनिटी में। अब देखिए हम जब सांस लेते हैं तो हम अंदर क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर सारे ही ऑर्गेनिज्म ऐसे कर रहे हैं तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है, पौधे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। अगर वो पौधे ना होते क्या वो ऐसा कर सकते थे, अगर वो ऐसा ना करते क्या हमें ऑक्सीजन मिल सकती थी,
तो फिर इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी किसका रोल है? बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स का रोल है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी आल्सो मेंटेन इको सिस्टम। इसमें जो ट्रीज हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स फिल्टर द एयर या एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं। कैसे? मैंने भी एग्जांपल दी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ले जाते हैं और हमें क्या प्रोवाइड कर देते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखें जितने ज़्यादा पौधे होंगे, बारिशें उतनी ज़्यादा होंगी, इतना पानी हम पीने को क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स जो रेन है, क्लाउड फॉर्मेशन कह लें या बादल बनना कह लें, वो भी किसकी मदद से होता है? ट्रीज वगैरह की मदद से होता है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट पे आ जाता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसको रिसाइकल करना है? न्यूट्रिएंट्स को। बेटा आप लोगों को इंशाल्लाह 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जिसमें चीज़ें रिसाइकल की जाती हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी आल्सो हेल्प्स, बायोडाइवर्सिटी आल्सो helps in recycling of nutrient। ये बुक में ना हेडिंग्स के साथ नहीं लिखा हुआ, तो आप हेडिंग्स के साथ कर लीजिएगा। न्यूट्रिएंट्स सच एज, फॉर एग्जांपल कौन से न्यूट्रिएंट? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा। अब मैं आप लोगों से मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाता हूँ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेटा हमारी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है, यानी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। अगर आप सपोज करें, अब देखें ना, जब कोई बंदा एनिमल्स या प्लांट या ह्यूमन बीइंग जब कोई मर जाता है तो आप देखें उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, गल जाती है, डीकम्पोज होती है, बैक्टीरिया उसको तोड़ देते हैं और उसमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ भेज देते हैं? एटमॉस्फेयर में। अगर वो ऐसा ना करें तो क्या होगा? मतलब सपोज कोई पौधा मर गया है ना, कोई दरख्त गिर गया या कोई जानवर मर चुका है, गधा है या घोड़ा वगैरह है, कोई मर चुका है, गिरा हुआ है सड़क पे, डॉग वगैरह मर चुका है, तो अगर उसकी बॉडी को तोड़ा ना जाए, डीकम्पोज ना किया जाए, तो आपके ख्याल में आपका नुकसान क्या है? हमें नुकसान क्या हो सकता है? एक तो बदबू फैलेगी। क्यों फैलेगी? कि दूध की वजह से उसकी स्किन जब गले सड़ेगी, उसे जो है वहाँ पे जो है तो बदबू फैलना शुरू हो जाएगी। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये कि जब इतनी ज़्यादा आप देखें, आज सपोज 2-4 मरे हैं, आप नहीं उठा रहे या उस नहीं डीकम्पोज हो रहे, कल को और भी मरेंगे और मरेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेस भी लेंगे। तो दूसरा जो उनकी बॉडी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगे, और जो न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा वो दोबारा हमारी बॉडी में नहीं आ सकता। तो वो दोबारा जब हमें नहीं मिलेगा तो हमें फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? तो फिर हमें न्यूट्रिएंट भी कमी हो जाएगी, एनर्जी की भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसलिए रिसाइकलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। दोबारा देख लें। बायोडाइवर्सिटी बेटा हमने पढ़ी डेफिनेशन, पहले हमने देखा वर्ड क्या है? बायोस, और दूसरा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी। फाना क्या होता है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। फ्लोरा क्या है? स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हमने देखा ट्रॉपिक एरियाज में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, मॉडरेट एरियाज जो होते हैं टेम्परेट एरियाज, वहाँ पे स्पीशीज़ मॉडरेट, पोलर एरियाज में प्योर स्पीशीज़। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमने देखा कौन कौन सी चीज़ मिलती हैं। फूड हमें मिलती है, ड्रग्स मिलती हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल मिलता है, मेंटेन करते हैं हमारे इकोसिस्टम को और रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल।